तो शायद ये था वीनस। कुछ ऐसा ही दिखता होगा जब वास्तव में वीनस धरती का ट्विन हुआ करता था। बेहिसाब पानी, पानी के समुद्र और बारिश। लेकिन आज ये डरावनी शक्ल ले चुका है, ईवल ट्विन बन चुका है। बारिश तो यहाँ आज भी होती है, लेकिन एसिड की। तो आखिर ये सब हुआ कैसे? पिछले 2 एपिसोड्स में हमने जाना कि कैसे वीनस प्लेनेट का सारा पानी गायब हो गया। लेकिन ये सब वीनस की किस्मत में ही क्यों था? वीनस आखिर इतना अनलकी कैसे हो गया? तो आज के इस आखिरी पार्ट में हम वीनस की अनलकी स्टोरी के बारे में जानेंगे और समराइज करेंगे अभी तक की सारी चीजों को। मैं वीनस हूँ। चलिए आज मैं आपको अपनी कहानी खुद सुनाता हूँ। वो सुबह भी हर बार की तरह एक शांत सी सुबह थी। हवा चल रही थी और पानी से लबालब था मैं। बड़े बड़े समुद्र थे। खैर बहुत याद आते हैं वो दिन। मेरी किस्मत ही खराब थी। पृथ्वी पर जहाँ 24 घंटे का दिन था, वहीं मैं पूरे 248 गुना स्लो था पृथ्वी से। और ऊपर से वो चमकता सूरज और उसकी चिलचिलाती धूप मेरी जमीन को तपाती रहती। ऐसा लगता कि मानो बस मैं ठहरा हुआ हूँ समय में। बस ऐसे ही समय निकल रहा था। तकरीबन 700 मिलियन साल पहले मुझे महसूस होने लगा कि बहुत कुछ बड़ी तेजी से बदल रहा है। हाँ, मुझे पता है कि आप इंसानों के लिए तो ये 700 मिलियन साल होंगे ना, बहुत बड़ा टाइम। लेकिन मेरे लिए तो ये बस कुछ दिनों के बराबर है। बस इन कुछ दिनों में ही मेरी सारी दुनिया उजड़ गई। वो सूरज की रोशनी मुझे अब ज्यादा चुभने लगी थी। एक सच बताऊं, मुझे ना धरती से चिढ़ होती थी और आज भी है। अरे मैं ही क्यों आगे हूँ, सूरज के एकदम पास। इसी वजह से तो मुझे दोगुनी रोशनी झेलनी पड़ रही है। मुझे ये जला रही है पल पल। 700 मिलियन साल पहले मुझे ये महसूस होने लग गया था। रोशनी आती हुई महसूस हो रही थी, हवा से टकराती हुई, फिर जमीन और पानी से। मुझे सब महसूस हो रहा था। ये लाइट मुझे गर्म और गर्म करने लगी थी। जब जमीन गर्म होने लगती तो मैं उस हीट को रिलीज करने की कोशिश करता, लेकिन मेरे एटमॉस्फेयर में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों मौजूद थे और शायद ये मेरे सबसे बड़े दुश्मन बन गए। मेरी जमीन से रिलीज की गई हीट को वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों एब्जॉर्ब कर रहे थे और इससे एटमॉस्फेयर कहीं ज्यादा गर्म होता चला गया। एटमॉस्फेयर सीधी सनलाइट को तो एब्जॉर्ब कर ही रहा था, लेकिन जो हीट जमीन छोड़ रही थी वो भी एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो रही थी। बादल वो तो सदियों से मेरे एटमॉस्फेयर में बनते आ रहे थे। वो मेरे लिए कुछ राहत का काम कर रहे थे। वो सनलाइट को दोबारा स्पेस में रिफ्लेक्ट कर देते, तकरीबन 26%, और बाकी अंदर आ जाती। और लाइट के अंदर आते ही फिर वही खेल शुरू हो जाता। वो जमीन से टकराती, कुछ हीट समुद्र, जमीन और चट्टानों में एब्जॉर्ब हो जाती। लेकिन जब एक्स्ट्रा हीट में रिलीज करता तो वो हीट कुछ एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाती। आधी हीट एटमॉस्फेयर स्पेस में छोड़ देता तो कुछ एब्जॉर्ब कर लेता और बाकी की बची हीट को दोबारा जमीन पर पटक दिया जाता। ऐसा लग रहा था मानो मेरी जमीन और मेरा आसमान दोनों हीट को किसी गेंद की तरह ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर फेंक रहे थे। और इन दोनों के खेल में मैं पूरी तरह से झुलसता जा रहा था, क्योंकि सूरज तो कभी लाइट फेंकना बंद कर ही नहीं सकता और मेरा एटमॉस्फेयर उस लाइट को अंदर ट्रैप करता ही जा रहा था, करता ही जा रहा था। मैं याद करने की कोशिश करूं तो उस टाइम मेरे एटमॉस्फेयर में वो ऑक्सीजन नहीं थी जिससे आप सांस लेते हो। H2O यानी कि पानी और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, इनके मॉलिक्यूल्स में बंधी हुई ऑक्सीजन तो बहुत थी और शायद यही मेरी बदकिस्मती थी। ऑक्सीजन ही नहीं थी तो ओजोन लेयर कहां से आती, जो तुम्हारी प्यारी धरती को बचा कर रखती है। सूरज का अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ओजोन न होने से मेरे एटमॉस्फेयर में अंदर तक गर्मी ही गर्मी कर देता और मेरे सारे समुद्र उस राक्षस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के सामने यूं ही पड़े हुए थे। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। चाहकर भी मैं समुद्रों को वो सुरक्षा कवच नहीं दे सकता था, बस तमाशा देख सकता था। जहां एक तरफ मेरी जमीन और आसमान मेरा साथ नहीं दे रहे थे, वो लगातार और पहले से भी कहीं ज्यादा तेजी से हीट को ट्रैप करते जा रहे थे। ऊपर से ओजोन नहीं थे मेरे पास और मुझे क्या पता था कि आगे ये पानी ये भी मेरा दुश्मन बनने वाला था। मुझे लग रहा था कि मेरी खूबसूरती, जिस पर मैं नाज किया करता था,
वही मेरी दुश्मन बनती जा रही थी, क्योंकि मुझे बहुत नाज था अपने समुद्रों पर, उसी पानी पर। गर्मी से पानी भाप बनकर उड़ने लगा। पानी की छोटी छोटी बूंदें मेरे पूरे एटमॉस्फेयर में फैल गईं। ये वो समय था जब तापमान 100 डिग्री से बहुत कम था, काफी कम, पानी के बॉइलिंग पॉइंट से काफी कम था। आपको पता है कि आपके वैज्ञानिक इस दौर को वेट ग्रीन हाउस सिनेरियो कहते हैं, क्योंकि इस टाइम पर मेरे एटमॉस्फेयर में हर तरफ पानी ही पानी की बूंदें हो चुकी थीं। ये वाटर मॉलिक्यूल्स और भी ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करने लगे। एटमॉस्फेयर और गर्म होने लगा। ऊपर से अल्ट्रावायलेट लाइट इन वाटर मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ने लगी, और यहाँ से मेरी खराब किस्मत ने जो रफ्तार पकड़ी, उसने सब खत्म करके रख दिया। मेरे समुद्रों में भी कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई थी, जैसे धरती के समुद्रों में है। लेकिन जैसे जैसे गर्मी की वजह से पानी उड़ता गया, वो इवेपोरेट होता गया। समुद्रों से कार्बन डाइऑक्साइड भी आजाद होती गई। अब मेरे लिए एक और नया दुश्मन खड़ा हो चुका था, कार्बन डाइऑक्साइड। यह ग्रीन हाउस गैस मेरे लिए सबसे घातक साबित होने वाली थी। वाटर मॉलिक्यूल्स और कार्बन डाइऑक्साइड ने मिलकर ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करना शुरू कर दिया, जिससे अब और हीट मेरे एटमॉस्फेयर में ट्रैप होने लगी थी। अब मैं पूरी तरह से आग की भट्टी में तब्दील होने वाला था। अल्ट्रावायलेट लाइट से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट रहे थे, उसमें से हाइड्रोजन मेरे एटमॉस्फेयर से छोड़कर जाने लगी। मेरा भार भी इतना नहीं था कि मैं इतनी एस्केप वेलोसिटी जनरेट कर पाता कि उन जाते हुए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को रोक लेता। वो एस्केप होते रहे और मैं देखता रहा। ऑक्सीजन एटम्स भारी थे, इसलिए वो नीचे जाकर जमीन और पत्थरों को ऑक्सीडाइज करने लगे। ये सब चल ही रहा था कि मुझे लगा कि मेरी टेक्टोनिक प्लेट्स धीमी पड़ने लगी हैं। वो सब पानी की वजह से था। मेरा पानी टेक्टोनिक प्लेट्स के लिए लुब्रिकेंट का काम करता था। लेकिन अब धीरे धीरे जमीन और अंदर का पानी सूखता ही जा रहा था। सब कुछ बड़ी तेजी से बदल रहा था। अब वो समय आ गया था जिसे आपके वैज्ञानिक रन अवे ग्रीन हाउस कहते हैं। तापमान पानी के बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर जा चुका था। समुद्रों में मौजूद पानी अब उबलने लगा था। वो बड़ी तेजी से समुद्रों से गायब होता जा रहा था, मेरी आंखों के सामने से। हाइड्रोजन मेरे एटमॉस्फेयर से एस्केप होती जा रही थी और कार्बन डाइऑक्साइड का दबदबा लगातार मेरे एटमॉस्फेयर में बढ़ता ही जा रहा था। जमीन में से पानी सूखने की वजह से टेक्टोनिक एक्टिविटी लगभग लॉक हो चुकी थी, और शायद एक अनजान खतरा भी मेरी तरफ बढ़ रहा था। वो सोलर स्टॉर्म, वो सूरज से निकलने वाली सोलर विंड्स, वो बड़ी तेजी से मेरी तरफ बढ़ रही थीं। मेरा भार इतना नहीं था कि मैं अपनी कोर में इतना ज्यादा प्रेशर जनरेट करके जियो डायनेमो बना के अपनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करके खुद को बचा पाता। यही तो है मेरी अनलकी स्टोरी। सोलर स्टॉर्म हिट हुआ और उसने मेरा सारा एटमॉस्फेयर उड़ा दिया, सारा पानी गायब कर दिया। सोलर स्टॉर्म के टकराने से मेरा ऊपरी एटमॉस्फेयर लगभग खत्म हो गया था। टेम्परेचर अब 300 से 400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। अब कोई समुद्र बाकी नहीं रह गया था, लेकिन ज्वालामुखी अभी भी कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में छोड़ रहे थे। वो कार्बन डाइऑक्साइड मेरे एटमॉस्फेयर का सबसे बड़ा हिस्सा बन चुकी थी, एक दानव बन चुकी थी मेरे लिए। समुद्र में मौजूद सारी कार्बन डाइऑक्साइड तो पहले से ही एटमॉस्फेयर में जा चुकी थी, लेकिन अब जमीन के अंदर दफन कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर आ रही थी। सच में अब मैं नर्क बन चुका था, वही नर्क जिसे आप हेल प्लैनेट कहते हैं। धीरे धीरे सारी हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर से गायब हो गई। अब दिन वो पहले वाले नहीं रहे। अब सूरज भी दिखाई नहीं देता। जो रोशनी मुझे सुकून देती थी, मुझे क्या पता था कि एक दिन वही यहाँ पर एक ऐसी चेन रिएक्शन की शुरुआत कर देगी जिससे ये पूरा ग्रह बर्बाद हो जाएगा। आपको एक बात पता है कि आप बहुत लकी हो क्योंकि आप धरती पर हो। मैं तो अनलकी था, पर धरती नहीं है। लेकिन फिर भी आप क्यों धरती को मेरे जैसा बनाने पर तुले हो? बताने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं तो झुलस चुका हूँ, लेकिन आपके पास अभी टाइम है। मजे मजे में मेरी स्टोरी तो सुन ली, लेकिन यार इस बंदे का चैनल सब्सक्राइब कर लो। बड़ी अच्छी वीडियोस बनाता है, मेहनत करता है, देखा है मैंने। और अच्छा हाँ,
मेरी स्टोरी सुनकर कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। तो दोस्तों, आई होप आपको वीनस की बातें समझ आ गई होंगी। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।